नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर। यहाँ पर हिंदी की एक स्पेशल क्लास जो कि आप देख सकते हैं, काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर जूनियर एडिट का हिंदी का प्रैक्टिस सेट करा दीजिए, क्योंकि लगातार हमारे चैनल पर आपकी हिंदी की तैयारी आपकी लगातार कराई जा रही है। सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार, सभी को वंदे मातरम। और पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। पहली क्लास है, जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ेंगे, हम भी मोटिवेट रहेंगे और आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें देने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्वेश्चन आपका अगला दिया यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है और इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है। देखो, हमने हिंदी साहित्य में बताया था कि नहीं बताया था, और पहला प्रश्न आपको सामने मिल गया है देखने को। चलिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है और इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम पूछा है, और आपका जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे, यहाँ पर जवाब आ गया है। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर कौन सा, सी नंबर। ये हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है भाई? तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो, आप लोगों ने जवाब लगा दिया, क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा था, है ना, पढ़ा है तभी तो जवाब आप लगा पाए हैं। और ये कब? तो आपका जवाब हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। ठीक है, और आती हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान कौन हैं। चलिए, यहाँ पर देना है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल का नाम देने वाले विद्वान कौन हैं। बताइए कि उत्तर मध्यकाल को कलाकाल जो कहा है वो किसने कहा है। यहाँ पर देना है 52 नंबर में, और आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, जो कि जवाब सभी का आ रहा है। कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल होगा, जिन्हें हम लोग रसाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सॉरी माफ करिए, राम शंकर शुक्ल। ठीक है, राम शंकर शुक्ल हैं, जिनका उपनाम क्या है, तो रसाल है। ठीक है, रसाल इनका उपनाम है। चलिए, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वर्ण क्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए, यहां पर देना है कि वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। जवाब क्या बनेगा? तो हमने आपको बताया था हिंदी साहित्य की पहली क्लास में पहला लेक्चर था, पहला ही क्वेश्चन था। कौन? तो आपका इस्तवार द ला और आपका लिरत्युलियुर इद्यु हिंदुस्तानी। मतलब आपका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है ना, और आपके लिखा किसने था, गर्सा दा तासी। किसने लिखा है? तो आपके एक फ्रेंच विद्वान थे, गर्सा, है ना, गर्सा दा तासी इन्हें हैं, जो कि फ्रेंच भाषा में 2 भागों में लिखा गया आपका है, 2 भागों में लिखा गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर कह रहा है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए, यहां पर देना है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए, यहां पर देना है जवाब सही कौन सा हो जाएगा, 54 नंबर में। चलिए, तो आपका जवाब हो जाएगा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक हैं नंद दुलारे बाजपेयी। कौन है भाई? नंद दुलारे बाजपेयी हैं। इनकी और भी रचना आपके हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, सुमित्रानंदन पंत। मतलब इन्होंने जो रचनाएं किया है उनके दूसरे के बारे में लिख लिख कर ये किया है। उनकी रचनाओं, उनका नाम उनकी रचना पर है। मतलब जयशंकर प्रसाद एक नाम है, लेकिन रचना इन्होंने किया है उनके नाम से। ठीक है, तो इस प्रकार से जवाब कौन हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। यहां पर जवाब कौन सा हो जाएगा, 55 नंबर में। तो 55 का ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन ए नंबर, भविष्यत कहा। ठीक है, क्या भविष्यत कहा, ये भी प्रश्न हमने आपको सॉल्व कराया है हिंदी साहित्य की क्लास में। ठीक है, भविष्यत कहा ग्रंथ लौकिक चरित्र का माना गया है। ठीक है, लेखक कौन थे? तो लेखक हमने बताया था धनपाल, है ना, धनपाल हमने बताया था कि इसके जो आपके लेखक हैं वो आपके धनपाल हैं। ठीक है, धनपाल हैं। ठीक है, वहीं पर आप देख सकते हैं जो आपका दिया गया है कौन सा, इसका तो आपका हो गया है, यहाँ पर दिया योगसार, योगसार है ना, योगसार जो आपके हैं जो इंद हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दव्य सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है। चलिए, यहाँ पर 56 नंबर देना है, कह रहा है दव्य सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है।
और इसकी जो रचना किया है देवसेन, क्या उसने किया है? देवसेन ने किया है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी, देवसेन ने किया है। देवसेन का एक नाम और भी है, उनके नाम से जाना जाता है माइल्ड धवल। ठीक है, किस नाम से? माइल्ड धवल के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और आपका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? चलिए यहाँ पर देना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा। भाई शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो क्लास आपकी रहेगी, वरना इतनी क्लासें हैं, किसी न किसी क्लास में ये प्रैक्टिस सेट हम आपको करा देंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहे तो आप लोग शेयर करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि इतनी क्लासें हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, और ऐसे भी मेहनत करने से क्या मतलब है कि 10-20 लोगों के लिए सिर्फ पढ़ाएं। ठीक है ना, तो इतनी भी क्लासें चल रही हैं, कहीं ना कहीं इस प्रैक्टिस को जरूर कवर करा देंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप लोग स्पेशल क्लास रहेगी तो आप लोग शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पर अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था 57 नंबर में? तो हमने बताया था अमीर खुसरो का मूल नाम था अबुल हसन। क्या था भाई? अबुल हसन था, जो कि आपके पास जवाब दी गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है, अबुल हसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबुल हसन हो जाएगा। अच्छा, ये कवि कब के हैं? ये कवि हैं कौन से काल के? आदिकालीन कवि हैं। कैसे हैं? तो आपके आदिकालीन कवि, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपकी जो अमीर खुसरो थे वो किस काल के कवि थे, तो आपके आदिकालीन कवि हैं। ठीक है, जो कि आपके खड़ी बोली आदि के कवि भी कहे जाते हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं कौन सी? तो पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल, ये बहुत लिखा है इन्होंने। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम आपको बताना है। इसके रचयिता जो हैं वो आपके कौन से हो जाएंगे? चलिए यहाँ पर देना है, और जवाब भी यहाँ पर आ चुके हैं, काफी लोग कह रहे हैं। इसका राइट आंसर आपका बनेगा मीराबाई। अच्छी बात है कि आप लोगों ने पढ़ा है और अच्छी तरीके से पढ़ा है, और इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मीराबाई। कौन है भाई? मीराबाई है, मीराबाई। ठीक है, वैसे देखा जाए तो मीराबाई के बारे में 2-3 आपकी होती रचनाएं, जैसे आपका गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका, और नरसी जी का मायरा, है ना, मलार, राग, राग गोविंद, ये इनकी प्रमुख आपकी रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न और। प्रश्न आपसे अगला है रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत दिया गया है? गलत दिया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ बिल्कुल सही बात है कि ये इनकी लाइन जो है बहुत ही फेमस लाइन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए, मिलान करिए कि कौन सा आपका गलत दिया गया है। ठीक है, कठिन हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं, बने रहिए साथ में, सब चीज सरल लगेगा। चलिए तो देखो यहाँ पर दिया है वेली कृष्ण रुक्मणी री, है ना, इनकी जो आपकी है वो आपकी पृथ्वीराज रासो है ना, मतलब आपका जवाब पहला ही गलत है। इसका जवाब जो है पहला ही गलत दिया है। कह रहा है वेली कृष्ण रुक्मणी री, ये जो आपकी रचना है वो पृथ्वीराज की है। किसकी है? पृथ्वीराज की है, पृथ्वीराज की। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पृथ्वीराज की आपकी हो जाएगी। तो ये आपका पॉइंट आपका गलत हो गया। ठीक है, मतलब यही पॉइंट आपका पूछा गया था कौन सा गलत है, तो आपका पहला मिल गया। वहीं पर ध्यान मंजरी किसका है? अग्रदास की है। बरवै नायिका भेद किसका है? रहीम का है। और भक्तमाल किसका है? आपका नाभादास की है। तो ये तो आप लोग जानते थे और आपने सही भी कर लिया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप लोग थोड़ा मेहनत कर लीजिए, जान लगा दीजिए, क्योंकि आपको बता दें कि बहुत बच्चों को सस्पेंस में है कि पेपर होगा या नहीं होगा, इस कारण बहुत लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के पास मौका है, आप समझिए पेपर होना ही होना है। ठीक है, इस कारण से आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, फायदा आपको मिलेगा। वो लोग जो सोच रहे हैं ना कि पेपर होगा या नहीं होगा, तो वो लोग तो बैठे रहेंगे, ऐसे हाथ मलते रह जाएंगे। ठीक है, आपके पास मौका मिला है कि हम आपके पास हैं, पूरा प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहा है कि मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? बताइए, ये प्रश्न हमने आपको बताया था कि मध्यकालीन संत काव्य, कौन? संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? तो देखो यहाँ पर आपका उपनिषद संबंधित है, अद्वैत दर्शन से भी हैं, और आपके जैन साहित्य से हैं, लेकिन आपके नाथ साहित्य से संबंध आपके संत काव्य से नहीं है। तो आपका जवाब कौन सा बनेगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा 60 का ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, जैन से आपका प्रभाव नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अंगद पैज की रचना किसने की है? अंगद पैज की रचना किसने की है?
अंगद पैच की रचना किया है ईश्वर दास जी ने। किसने? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि अंगद पैच की जो रचना किया है वो आपके ईश्वर दास ने की है। इनकी और भी रचना है, जैसे भरत मिलाप। आपने एक रचना सुना है, बहुत सुना होगा, भरत मिलाप किसकी रचना है? तो भरत मिलाप जो रचना है ये इन्हीं की प्रसिद्ध आपकी रचना है, भरत मिलाप। ठीक है, भरत मिलाप इन्हीं की आपकी है। ठीक है, और यह देखा जाए मूल रूप से आपके राम भक्त मूलक कवि हैं, राम के भक्त आपके हैं। ठीक है, राम भक्त आपके हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? देखो हमने बताया था कि अगर आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे तो 100 क्वेश्चन में कम से कम आपको 40 क्वेश्चन आ रहे होंगे का 40 क्वेश्चन। ठीक है, 60 क्वेश्चन पर फोकस करना है। चलिए, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? यहां पर ऑप्शन आपका बन जाएगा ऑप्शन सी, जो कि आपने हमेशा से पढ़ा है, आपके तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की कृष्ण गीतावली। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास हैं। इनकी रचनाओं के बारे में आप लोग जानते हैं, रामचरितमानस, कवितावली, बरवे रामायण। ठीक है, विनय पत्रिका इनकी महत्वपूर्ण आपकी रचनाएं हैं। ठीक है, सूरदास के बारे में आप लोग जानते होंगे, जैसे आपका सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। ठीक है, नाभादास की 2 रचना आपकी हैं, भक्तमाल है और आपका अष्टयाम है। ठीक है, मीराबाई के बारे में तो आप लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप के कवि, हमने अष्टछाप में बताया था कि अष्टछाप में जो आपके कवि हैं वो लगभग देखा जाए सभी के नाम के बाद में दास जरूर मिल जाता है, मैक्सिमम दास मिल जाता है। देखो कौन कौन है? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्बुद्ध दास और नंददास। ये आपके हैं कितने? आपके कह सकते हैं कि आपके 8 हैं। अब बताइए कि इनमें से कौन से होंगे? तो आपको पास मिल गया ना जवाब, ऑप्शन सी हो गया, सूरदास आपका यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है, मतलब केशव दास का एक ग्रंथ है जो कि आपके किस पर आधारित है? अलंकार पर आधारित है। और ये अलंकार पर जो आधारित है आपको कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? कवि प्रिया। आपने नाम सुना है, कवि प्रिया का नाम सुना है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो आपका कवि प्रिया है किसका है? केशवदास का है। और ये ग्रंथ आधारित है किस पर? अलंकार पर आधारित है। किस पर है? अलंकार पर आपका आधारित है। वैसे इनकी और भी रचनाएं हैं, आपने सुना होगा, रसिक प्रिया है ना, रतन बावनी और विज्ञान गीता, इन्हीं की आपकी रचनाएं हैं। ठीक है, आती है अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? कौन सी रचना सेनापति की है? चलिए, सेनापति की, तो यहां पर आपका जवाब 65 का बनेगा, बी नंबर, कवित्त रत्नाकर। कौन है? ऑप्शन बी हो जाएगा, कवित्त रत्नाकर है। इनकी रचना है सेनापति की, कवित्त रत्नाकर है। ठीक है, वैसे देखा जाए इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, एक है आपका कवित्त रत्नाकर और एक था आपका कौन सा? काव्य कलद्रुम। ठीक है, एक कौन था आपका? तो एक और आपका था इनका महत्वपूर्ण आपका है काव्य कल्पद्रुम। ठीक है, क्या है आपका? कल्पद्रुम। ठीक है, कौन सा आपका? कल्पद्रुम, इस प्रकार से लिख देंगे, कल्पद्रुम। तो ये 2 महत्वपूर्ण है, कवित्त रत्नाकर और एक आपका काव्य कलद्रुम हो जाएंगे। ये 2 आपको याद रखना है, याद रहेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है यहां से कि सेनापति जो आपके हैं वो मूलतः किस भाषा के कवि हैं? किस भाषा के कवि हैं? ये हैं आपके ब्रज भाषा के। किसके हैं? तो आपके ब्रज भाषा के आपके कवि हैं। ठीक है, ब्रज भाषा के आपके कवि हो जाएंगे। ठीक है, और सर्वाधिक प्रिय अलंकार आपका इनका अगर पूछे कि इनका सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है, तो श्लेष अलंकार है। कौन है? तो आपका श्लेष अलंकार इनका सबसे प्रिय अलंकार है। तो ये छोटी छोटी बातों को आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, इन पर इग्नोर मत करिएगा कि हाँ सर ने पढ़ा दिया, काम हो गया। ठीक है, ये बातें आपको एग्जाम हॉल में आएंगी समझ में कि नहीं, छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, रामचंद्रिका का रचना समय कितना है? तो सबसे पहले बात आपको यह आना चाहिए कि रामचंद्रिका जो आपके हैं वो आपके हैं कौन? तो रामचंद्रिका की जो रचना किया है वो आपके केशवदास ने किया है। किसने किया है? तो आपके केशवदास ने किया है। ये सबसे पहली बात आपको याद रखना है, रामचंद्रिका केशवदास आपने किया है। ठीक है, और अगर बात करें तो इसका समय है 1601 ईस्वी, ऑप्शन बी हो जाएगा 1601 ईस्वी इनका कह सकते हैं माना जाता है। और माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसकी स्पर्धा में एक रात में की है। कितनी? एक रात में किया है। तुलसीदास की तुलना के हिसाब से जो रामचरितमानस है उसकी स्पर्धा में किया है, एक रात में किया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न। अच्छा एक पॉइंट बताइए कि जो रामचंद्रिका जो लिखा है केशवदास, ये केशवदास किस काल से संबंधित है? बताइए, कोई अगर जवाब दीजिए,
अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो जवाब दे देंगे, वो कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा है। हम पूछ रहे हैं कि जो आपके केशव दास हैं, केशव दास, ठीक है, तो केशव दास जो आपके किस काल से संबंधित हैं? तो हमने बताया था रीत काव्य, है ना, मतलब कह दे सकते हैं कि रीत काव्य के प्रवर्तक आपके माने गए हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि सीख लीन्हो मीन मृगखंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी, ये पंक्ति जो लिखा है वो आपकी किस कवि ने लिखा है? तो यहां पर कह रहे हैं, इसका कह रहे हैं ऑप्शन आपका ए बनेगा। तो बिल्कुल सही है, याद रखिएगा कि ये जो पंक्ति लिखा है वो लिखा है ठाकुर जी ने। किसने लिखा है? ठाकुर जी ने लिखा है। सीख लीन हो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीन हो जस और प्रताप को कहाना है, ठीक है, ये इनकी है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मती राम का ग्रंथ नहीं है? कौन सा मती राम का ग्रंथ नहीं है? चलिए यहां पर देना है आपका जवाब देना है 68 नंबर में। कुछ लोगों को यहाँ पर हमारी उद्देश्य एक सलाह देना चाहेंगे कि जो लोग सक्सेस वही होते हैं जो लोग जब एग्जाम नहीं होता है तब वो लोग पढ़ाई कर लेते हैं, जब एग्जाम आता है तो और ज़्यादा प्रयत्न कर लेते हैं, ठीक है। तो जो लोगों ने सोचा है कि योगी सरकार ने अभी वैकेंसी नहीं निकाला है, पुलिस एग्जाम होगा या नहीं होगा, एसआई एग्जाम होगा या नहीं होगा, फॉरेस्ट एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो ऐसे लोग जो बिल्कुल से ठंडे पड़ गए हैं, तो ऐसे लोग अगर ठंडे पड़ गए तो आपको बता दें आप पढ़ाई स्टार्ट रखे रहिए, ठीक है। अगर पढ़ाई को स्टार्ट आपने स्टॉप कर दिया तो समझिए आप पीछे चले जाएंगे, और जो लोग कंटिन्यू रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे। इस कारण आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। हम कंटिन्यू इसलिए हैं, क्लासें आपकी लगातार दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पर दिया मती राम का ग्रंथ नहीं है, तो 68 का जवाब कौन सा हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर मती राम का है रसराज है, ललित ललाम है, और आपका छंद सार भी है, लेकिन जो दिया है रस विलास, ठीक है, कौन? तो रस विलास जो दिया है मती राम का नहीं है। तो है किसका है? तो ये है चिंतामणि व देव की रचना है। किसकी है? चिंतामणि व देव की रचना है। रस विलास किसका है? चिंतामणि व देव की आपकी रचना है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? बताइए इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? चंद्रालोक की छाया है, कठिन शब्द आपका है, याद रखिए। यहां पर जो जवाब है वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि भाषा भूषण। किसमें? ऑप्शन सी हो जाएगा कि भाषा भूषण ग्रंथ चंद्रलोक की छाया पर बनाया गया है। किस पर? चंद्रलोक की छाया पर बनाया गया ग्रंथ है आपको कौन? तो भाषा भूषण है, ठीक है। मतलब उसी के संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? चलिए यहां पर 70 नंबर में, और 70 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसके जो संस्थापक थे कौन थे? 70 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, बाबू तोताराम। कौन है भाई? तो आपका 70 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर कि भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम थे। याद रखिए इस संस्था को इन्होंने अलीगढ़ में बनाया था। कहां पर बनाया था? अलीगढ़ में बनाया था इन्होंने, ठीक है, अलीगढ़ में। और याद रखिए एक पॉइंट आपने सुना होगा कि भारतेंदु ने अपनी पहली संस्था जो कि कविता संवर्धनी सभा, जो कि 1870 में काशी में उनकी जो आपकी थी भारतेंदु, उनमें एक लगा था संस्था कविता संवर्धनी, ठीक है। ये है भाषा संवर्धनी जो कि किसकी है? बाबू तोताराम की है। लेकिन एक और है आपकी कौन? तो कविता संवर्धनी। कविता संवर्धनी जो आपकी है वह किसकी है? तो आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ये समझ सोचिए कि संवर्धनी बोल दिया है सर ने, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, आपसे पूछा गया है, तो भाई यहाँ पर कठिन तो लगेंगे भाई, है ना, खेल तो है नहीं है भाई। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर बनने जा रहे हैं, डायरेक्ट आप कहाँ पहुँचोगे इस पेपर, टेस्ट पेपर के मतलब कह सकते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्ट आप कहाँ पहुँचने वाले हो? प्रिंसिपल बनने वाले हो, सहायक अध्यापक बनने वाले हो। तो इतना आसान तो नहीं होगा, नींबू तो होगा नहीं कि बिल्कुल छोटा सा है, काटो गोलो पी लो पेट को आराम मिल जाए, ऐसा नहीं है, है ना। चलिए बताइए, खैर आपसे यहाँ पर कि समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा है और होना भी चाहिए कठिन। यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा वो आपका सी हो जाएगा, जगन्नाथ रत्नाकर। किसकी है? तो ये जो शीर्षक है वो आपका जगन्नाथ रत्नाकर का है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंधित है? तो
तो पहली बात तो ये हुई कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यह है किसका, महादेवी वर्मा का है। और महादेवी वर्मा ने ये गीत जो काव्य संकलन किया है वो किस पर किया है, ये किया है संध्या गीत पर। किसने किया है, सांध्य गीत पर किया है, इन्होंने सांध्य गीत पर किया है। ठीक है, सांध्य गीत आपका जवाब बन जाएगा। ठीक है, जो कि आपकी कब हुआ था, 1936 में आपका प्रकाशित किया गया था। ठीक है, वैसे इनकी रचनाओं के बारे में तो भंडार है, हम क्या बताएं। निहार है ना, रश्मि हो गया, निर्जा हो गया, दीप शिखा है, संधिनी है, बहुत लिखा है इनकी रचना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है, प्रगतिवाद की नहीं है। शोषण का विरोध, कल्पना प्रवणता, व्यंग प्रधानता, श्रम का सौंदर्य। तो देखो यहाँ पर दिया गया है, कहाँ की बात है, प्रगतिवाद की बात किया गया है, प्रगतिवाद की नहीं है। तो ये आपकी कौन सी नहीं है, तो आपका जवाब 73 का जवाब बनेगा यहाँ पर बी, कल्पना प्रवणता, ये प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। तो प्रगतिवाद वाले सोचते क्या है, प्रगति वाले सोचते हैं शोषण का विरोध, व्यंग का प्रधानता, श्रम का सौंदर्य। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कह रहे हैं टीपीजीडी की क्लास कब चलती है, तो आपको बता दें कि अगर ये क्लास आप देख रहे हैं तो समझिए टीजीटी पीजीटी ही है, कोई नया नहीं है। ये जो आपकी बन रहे हैं, जो आपके कह सकते हैं प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, ये सब लगभग वही लेवल होगा। ठीक है, वैसे हम जो 7 बजे क्लास आपको दे रहे हैं हिंदी साहित्य की, वो टोटल क्वेश्चन आपकी हिंदी साहित्य में है, वो भी टीजीटी पीजीटी के ही क्वेश्चन है। तो 7 बजे क्लास तो आपकी स्पेशल है ही है, वो समझिए कि वो क्लास आपकी टीजीटी पीजीटी की है। ठीक है, बस नाम उसमें सबको दे रहे हैं ताकि सब लोग उसमें पढ़ें। ठीक है, और ये क्लास जो आपकी है वो समझिए कि यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है आपकी। ठीक है, चलिए अगर इसमें नहीं पढ़ोगे तो फिर क्लास बंद हो जाएगी, उसमें क्या है। ठीक है, फिर और कोई क्लास में इसको हम प्रैक्टिस से सॉल्व करा देंगे। चलिए बताइए निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, तो आपका जवाब भी हो जाएगा। अगला है गीत फरोश किसकी रचना है, गीत फरोश की रचना आपकी कौन सी है। तो यहाँ पर याद रखिए 74 नंबर, ये प्रश्न हमने आपको बताया था रचना और रचनाकार में। गीत फरोश किसकी रचना है, 74 नंबर में जवाब देना है। बी नंबर आ रहा है तो याद रखिएगा कि यहाँ पर 74 का जो जवाब बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर, आपके भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी है, तो गीत फरोश है भवानी प्रसाद मिश्र की है। वहीं पर देखा जाए कि धर्मवीर भारती की एक रचना बहुत महत्वपूर्ण है, अंधा युग। ठीक है, उसी के हिसाब से देखा जाए हरिवंश राय व्यास मृग और तृष्णा, हरिवंश राय बच्चन के बारे में क्या बोलना, मधुशाला। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से क्या नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है, नई कविता की जो प्रवृत्ति नहीं है वो आपकी कौन सी नहीं है। चलिए यहाँ पर 75 नंबर में तो यहाँ पर याद रखिए दिया गया है क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता, फिर दिया गया है जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टि, जीवन के प्रति आस्था, जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा। ये सभी पॉइंट सही हैं, लेकिन एक पॉइंट आपका गलत है, नकारात्मक सोच, है ना। जो आपका दिया है कि कविता की प्रवृत्ति नहीं है नई कविता की, वो नकारात्मक क्षणवाद के लिए प्रति नकारात्मक सोच आपकी नहीं है, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां आपकी कितनी है। अभी आपने हिंदी साहित्य पर फोकस किया था, फोकस आ गया है आपके यहाँ पर किसी ग्रामर पोर्शन में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग पास नहीं कर सकते हो, बहुत आसानी से पास कर सकते हो। अगर हार नहीं मानोगे तो जीत जाओगे, अगर हार मान लिया तो बिल्कुल पीछे चले जाओगे। ठीक है, चलिए हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है, तो आपका जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। बहुत बार पढ़े होंगे और आपने पढ़ा होगा कि कुल कितनी है, तो आपकी 52 है, बिल्कुल इजी हो गया। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न, या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन है, या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन है। चलिए तो यहां पर आप समझ सकते हैं, इनको हमने बताया था कि ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने से ऐसा प्रतीत होता है कि पेट से आ रहे हैं और बाहर मुंह में जैसे आते हैं फिर गप्प से पीछे चले जाते हैं। मतलब आपका जवाब जो अंतास्त, तभी तो इनको बोला गया अंतास्त। नहीं निकलते तो सभी मुंह से बाहर हैं, ऐसा तो नहीं है नहीं निकलते। लेकिन अगर का बोलोगे तो ऐसा निकलेगा कि हाँ खाया निकल गया, लेकिन ये वापस फिर से वो आपका चला जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला दिया है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानना है। यहां पर बताइए कि आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। चलिए यहां पर आ गया है, कह रहे इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, क्योंकि यहां पर बात क्या है, पूरी खत्म हो चुकी है और बात खत्म हो गई है, इसका मतलब आपका यहां पर चिन्ह कौन सा है, पूर्ण विराम है। जब कोई बात अपनी पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है वहां पर पूर्ण विराम होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा हो जाएगा।
चलिए 79 आपको दिया गया है 79 में, तो यहाँ पर देखो दिया गया है अध्ययन, अध्ययन कौन सा है, ऑप्शन सी आ रहा है अध्ययन, इस प्रकार से राइट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर अध्ययन इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है कि आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है। अब ये बताइए कि उच्छृंखलता जो सही लिखा जाएगा वो कौन सा लिखा जाएगा, कितनी बार हमने आपको बताया है ना। चलिए यहाँ पर जवाब जो आपका है वो आपका कौन सा बन जाएगा, चलिए 80 नंबर में, और 80 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर बनेगा सी नंबर, जो कि सभी का जवाब सही आ गया है, ये सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है, किसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है। चलिए यहाँ पर 81 नंबर में दीजिए, 81 नंबर में यहाँ पर भी जवाब आ चुके हैं, कह रहे इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, मतलब यहाँ पर लोग कंजूसी कर रहे हैं, नंबरिंग नहीं डाल रहे हैं, सी और ए, सी और ए। हमें बेवकूफ़ बना सकते हो, एग्जामिनर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, इसीलिए कहते हैं आप लोग नंबरिंग डालिए तो हमें पता भी चलेगा कौन सही दे रहा है कौन गलत दिया है। अगर आप नंबर नहीं डालोगे तो हम तो फटाफट बोलते चले गए, हम तो समझेंगे कि आप लोग मास्टर बन गए हो और आपको सभी कुछ आ रहा है ना। या तो अपने साथ अपने आप को खुद धोखा दोगे, है कि नहीं। नंबरिंग डालिए तो हमें पता भी चले कि आप लोग सही बोल रहे हैं, इसलिए उस पर फोकस करेंगे। और भाई आप लोग तो आप ऐसे बोलते रहोगे तो हमें तो लगेगा तो आप लोग होशियार हो गए हो, है ना, फिर हमको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बताइए, तो यहाँ पर देखो आपका जो जवाब है 81 नंबर में वो आपका ये हो जाएगा संन्यास। संन्यास जो लिखा है इसी प्रकार से सही होगा। कुछ लोगों के जवाब यहाँ पर सी आ रहे हैं, तो भैया यहाँ पर दिया है दुरावस्था। दुरावस्था नहीं होता, दुरावस्था होता है, मतलब रा में जो बड़ा की मात्रा है ना वो नहीं होता है, मतलब यहाँ पर गलती क्या है, बड़ा रा है। ठीक है, ये गलत हो गया। प्रत्युपकार दिया है, याद रखिए बड़ा ऊ नहीं होता, यू में छोटा होता है, तो इस प्रकार से ये गलत हो गया। फिर दिया कैलाश, भाई कैलाश में ये जो आपका सा दिया है ना, ये सा नहीं होता है, होता क्या है, ये वाला आपका सा होता है। इस प्रकार से गलतियां इसमें थी, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। चलिए बताइए, यहां पर बताइए संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। तो कावेरी एक नदी है, और नदी बताइए कावेरी एक ही तो है ना, बहुत तो आपकी है नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि कावेरी जो आपकी है कैसी है, पर्सनल एक ही है, जब होती है व्यक्तिगत एक ही होती है तो उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, जो लोग पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमने आपको बता दिया है कि किसी भी जगह आप जाएंगे तो आपको उनकी लैंग्वेज को समझने में आपको 1-2 दिन का समय तो लग ही जाता है, और जिस दिन वो आपको समझ में आ जाएगा तो आप छोड़कर नहीं जाएंगे। तो आप लोग समझने का प्रयास भी करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारी लैंग्वेज किसी किसी को समझ में भी ना आ रही हो, लेकिन ऐसा बहुत ही कम आपके केस में होगा, क्योंकि एक वास्तविकता टीचर लगभग सभी को समझा सकता है ना। तो वो जो होते हैं कोई कोई होता है तो उसकी बात दूसरी होती है। ठीक है, चलिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हमारी बात समझ में आ रही हो, हमारी लैंग्वेज समझ में आ रही हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बताइए निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, भाई होली जो आपकी होती है एक ही होती है। ठीक है, फिर दिया हिमालय तो आपका एक ही है, पूर्व दिशा एक ही है, लेकिन भैया कौवा जो है कौवा की एक जात होती है, क्यों, क्योंकि कौवा तो बहुत होते हैं, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब ए नंबर आपका हो जाएगा कौवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम, सर्वनाम कह सकते हैं तो देखो अनु पटेल कह रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रही है, मुंह धो के आ जाइए अनु पटेल, आपको समझ में आने लगेगा, शायद आप नींद में होंगे। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज दिया है, मैं दिया है, घर दिया और सीमा दिया है। अभी बताइए, यहां पर 84 नंबर में आप समझ गए हैं कि जो मैं शब्द दिया है यही तो सर्वनाम है ना, यही सर्वनाम है, मतलब कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में क्या होता है, मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कुछ, कौन, क्या, ये सभी तो होते हैं ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगर हम आपसे बोलें कि सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं कितने होते हैं, तो आप बोलोगे कि सर सर्वनाम के प्रकार होते हैं 6, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और आपका प्रश्नवाचक। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। और कह रहा है यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित शब्द आपको बताना है। चलिए यहां पर देना है आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा। चलिए भाई, हमारे शादी में आप लोग परेशान रहते हैं, आपकी शादी हो गई कि नहीं हो गई है, कि शादी आदि करवाना है क्या हमारी, बताइए। हमारी शादी पूछते रहते हो, सर आपकी शादी हो गई कि नहीं हो गई है।
और नहीं हो गई हो तो क्या शादी करवाने के चक्कर में हो क्या, बताइए। शादी करवाने चक्कर में तो हम पहले शादी ही कर लेते हैं भाई। जैसे जॉब होती है ना, तो बोलते हैं कि पहले शादी कर लो, जॉब तो मिल ही जाएगी, कभी ना कभी शादी तो होना ही है हमें, है ना, कि शादी तो होना ही होना है, तो आप बता दो तो हम शादी ही पहले कर लेते हैं, आप हमारे शादी में पड़े रहते हो। चलिए बताइए, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद बताइए। तो यह शब्द जो आपका दिया है, यह है क्या, ये भी क्या है, ये भी एक सर्वनाम है, लेकिन किस प्रकार का है, तो आपका संकेतवाचक आपका दिया है, संकेतवाचक, वैसे ऑप्शन के अनुसार है, लेकिन वैसा देखा जाए तो निज मतलब कह सकते हैं निश्चय है कि आपका होगा, है ना, निश्चय है कि ये हमारा ही होगा, क्योंकि यह वह जो आपका होता है वो निश्चय में आते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। वाह क्या बात है, कह रहे हैं सर आपकी आवाज़ से लग रहा है कि शादी हुई है। अच्छा, अच्छी बात है, अगर आपको लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, अच्छा, ताकि आपको भटकना भी ना पड़े। हमारी शादी हो गई है, 2 शादियाँ हो गई हैं, ठीक है। आप लोग इतनी बार शादी कराओगे तो 20 बार हो जाएगी। चलो पढ़ाई पर फोकस करो, नहीं बहुत मार खाओगे। चलिए बताइए, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो अभी हमने बताया कि विशेषण के जो आपके भेद होते हैं वो आपके कितने होते हैं, आपकी 6 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बनेगा 6 होते हैं कि 4 होते हैं, 4 होते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका हो जाएगा, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो हमने बताया था सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। क्या बनेगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आगे बढ़ते हैं कि कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानना है। कह रहा है कुछ बच्चे, कह रहे हैं कुछ बच्चे दे रहा है। अब ये बताइए, जो कुछ बच्चे, तो क्या निश्चित है क्या, ये कुछ जो शब्द है क्या निश्चित है क्या, नहीं निश्चित है। मतलब यहां पर हम आपसे बोलेंगे तो बोलोगे कि ये संख्यावाची है लेकिन अनिश्चित संख्यावाची है ना, संख्यावाची है लेकिन कैसा है, अनिश्चित संख्यावाची होगा। तो यहां पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है कि किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। चलिए, तो यहां पर देखो क्या होता है, क्रिया होता है, क्या बोलते हैं उसे, क्रिया बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जैसे धातु से होता है ना, पढ़ से होता है पढ़ना, है ना, होता है कि नहीं, तो इस प्रकार से आपका सी हो जाएगा। अगला है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो हमने बताया था क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। तो इस प्रकार से जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, आज कल मौसम बदलने लगा है ना, आज कल मौसम बदलने लगा है। तो ये बताइए यहाँ पर जो दिया गया है क्या, आजकल जो शब्द है वो आपका है क्या। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, कह रहा है विशेषण है, क्या विशेषण है, लेकिन कैसा विशेषण है, ये कालवाचक है, समय को दर्शा रहा है। जब समय को दर्शाता है तो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है ना, तो याद रखिए यहाँ पर ये कैसा है, आजकल जो आपका ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर याद रखिए ये हो गया। फिर कह रहा है बदलने लगा है, ये क्रिया का विशेषण है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आपको जो जाएगा वो आपका जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा, 90 का ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। चलिए अच्छा ये बताइए, आपको लग रहा होगा टेस्ट पेपर देख के कि नहीं हम शिक्षक बन सकते हैं, आपके अंदर की आत्मा बोलती है कि नहीं बोलती है। आपने देखा कि हिंदी साहित्य तो कठिन था लेकिन कुछ तो व्याकरण भी है ना आपको, तो आपकी आत्मा क्या कहती है कि हम अगर मेहनत अभी वही कर लेंगे, समय रहते अगर हम मेहनत कर लेंगे तो आप बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, 100% बन सकते हैं। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है। अभी भी अगर आप लोग जाग जाओगे ना, अगर आप अभी तक सोए हो ना, अगर अभी जग जाओगे तो बन सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखो दिया धावक तेज गति से दौड़ते हैं, तो भाई तेज गति दिया है और तेज गति क्या हो जाएगा, यहाँ पर 91 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ये अच्छा तेज गति क्या है, स्थानवाचक दिया है, कालवाचक दिया है, रीतिवाचक दिया है और दिया है यहाँ पर बी नंबर। तो भाई तेज गति है तो यहाँ पर देखो तेज है तो तेज में कह सकते हैं आपका दिया है परिमाण, तो परिमाण क्या होगा, परिमाण तो नहीं हो सकता है, परिमाण तो आपका होगा नहीं, तो इसका आपका जवाब होगा कौन सा, डी हो जाएगा, रीतिवाचक बनेगा। ठीक है, रीतिवाचक आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है कि दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग क्या होता है, विधुर का स्त्रीलिंग क्या होता है। चलिए इसका राइट आंसर आपको देना है, विधुर का कौन सा हो जाएगा। जवाब भी आ चुके हैं, कह रहे इसका लॉक करिए ऑप्शन
विधुर का स्त्रीलिंग पूछा है भाई, विधुर का स्त्रीलिंग पूछा है। चलिए क्या होता है, सी नंबर विधवा होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हम तो सोचिए आप लोग लटक जाओगे, लेकिन आप लोग तो निकल गए। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विधुर का स्त्रीलिंग होगा विधवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधवा होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन आपको बताना है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन कौन सा है, प्राण है, दर्शन है, ओठ है या आपके तेल है। चलिए बताइए कि यहाँ पर एक वचन कौन सा हो जाएगा, एक वचन कौन सा बन जाएगा। चलिए यहाँ पर डी दे रहे हैं जवाब, कोई जवाब दे रहे हैं सी नंबर। याद रखिए ओठ जो आपके कैसे हैं, तो आप सोचते हैं कि आपके दो हैं ना, ये आपका हमेशा बहुवचन में होता है। याद रखिए जो आपका तेल है, तेल ना होता कुछ भी और भी होता, तो याद रखिए जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती वो हमेशा क्या होती है, एक वचन में ही होती हैं। ठीक है, तो इसका जवाब डी होगा, तेल होगा। लेकिन प्राण है, दर्शन है, ओठ है, हस्ताक्षर है ना, ये सभी क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन में होते हैं। जैसे दाम हो गया, दाम नाम सुने, दाम। जैसे आपने अच्छत सुना है, अच्छत, अच्छत, लोग, प्राण, दर्शन, आंसू, ये सभी बहुवचन में होते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है, कौन से वचन का जोड़ा सही नहीं है। सोना सोना, धेनु धेनुएं, छात्र छात्रगण, आटा आटे। अच्छा आटा आटे, चलिए भाई 94 नंबर में, मतलब सोना का बहुवचन यही होता है, धेनु का धेनुएं हो जाएगा, छात्र का छात्रगण होगा, लेकिन आटा और आटे दिया गया है, आटा आटा दिया है। तो भाई ये बताइए आटा का आटे क्या बहुवचन जोड़ा सही होगा क्या। आटा द्रव्यवाचक संज्ञा है, और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, एक वचन में होती है। जब एक वचन है तो भैया आटा का आटे थोड़ा हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा आटा का आटा ही होगा, क्योंकि हमेशा एक वचन में होती है द्रव्य में। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। गेहूं कट रहे हैं भैया, अभी गेहूं कहाँ से कटने लगेगा, अभी हो सकता है कटने लगा हो। चलिए बताइए, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। चलिए बताना है, यहां पर कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी और कुर्सी है तो उस पर मतलब लगा होगा कि नहीं, बैठे होंगे कि नहीं होंगे। कुल मिला के यहाँ पर शब्द के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा डी, अधिकरण में, मैं पर, है ना, में मैं पर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताना है। पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहे, और जब तक आपकी एग्जाम नहीं होता है तब तक ये चलता रहेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक ये क्लास छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए बताइए, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, यहाँ पर 96 का जवाब क्या बनेगा, 96 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बाजार ने, माँ ने बाजार से कपड़ा। भी बताइए कपड़ा जो है वो क्या है, कर्ता है, करण है, कर्म है या अधिकरण है, क्या हो जाएगा। तो आप यही कहोगे ना कि सर जो कपड़ा होता है, कपड़ा कर्म होता है और कर्म है, तो जवाब क्या होगा, सी हो जाएगा। क्या बनेगा, सी कर्म कारक। पूछने का तरीका आप समझिए, यहां पर पूछा है कपड़ा और कपड़ा क्या है, कर्म है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, वो शब्द जो कहलाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं। चलिए, रूप परिवर्तित नहीं होते हैं तो ऐसे शब्दों को जो हम बोलते हैं, ऐसे शब्दों को बोलते हैं क्या, तत्सम शब्द कहते हैं, क्योंकि तत्सम शब्द आपके होते हैं शुद्ध संस्कृत शब्द होते हैं। ठीक है, जवाब यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, इनमें से तद्भव शब्द आपका कौन सा है, तद्भव शब्द आपका कौन सा है, यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा, 98 का जवाब देना है। चलिए यहाँ पर तद्भव, अच्छा तद्भव है, और देखो यहाँ पर दिया है बंदर, बंदर, देखो बा शब्द लगा दिया, इसी समझिए कि जो बा होता है वो मैक्सिमम मिलेगा, हमेशा तद्भव में मिलेगा, और तत्सम में बा का परिवर्तन वा में होता है, अर्थात बंदर का जो आपका तत्सम बनता है वो आपका वानर बन जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। कह रहा है उपसर्ग को बताइए क्या होता है उपसर्ग। भाई लाइक शेयर करने में आप लोग किचाही मत करिएगा, लाइक शेयर करिएगा। आप लोग एक ये मत समझिए कि हम स्टूडेंट हैं, आप लोग ये समझिए कि एक हम बनने वाले प्रधान अध्यापक हैं। कितनी मेहनत पड़ती होगी ये आप लोग समझदार हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें कहना ना पड़ा करे, आप लोग डेली का डेली लाइक शेयर कर दिया करें, ठीक है। कुछ लोगों की बात हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर सेंस नहीं होता है, कुछ लोगों के अंदर आत्मा ही नहीं है कि उनकी आत्मा क्या कहती है ना। अगला कितना मेहनत करता है उसको समझ में कभी नहीं आ सकता है। लेकिन आप लोग एक टीचर बनने वाले हो, क्या एक प्रिंसिपल बनने वाले हो, ठीक है, एक टीचर बनने वाले हो, तो आप लोग बिना सोचे किसी की मेहनत को
आप लोग बिना सोचे लाइक शेयर कर दिया करें, ठीक है। प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाने का। चलिए, उपसर्ग को शब्द कहते हैं। 99 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन ए नंबर। यहाँ पर शब्दांश कहते हैं। क्या बोलते हैं? शब्दांश। हमने हमेशा बताया है कि शब्दांश होगा, ठीक है ना, चाहे आपका उपसर्ग हो या आपका प्रत्यय हो, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है कि ला प्रत्यय जो है वो आपका है क्या? ला प्रत्यय जो है वो आपका है क्या? ये प्रश्न हमने आपको बताया भी था। ला प्रत्यय जो आपका है वो क्या है? तो ये होता है कारकी होता है। कैसा होता है? कर्ता कारकी होता है। मतलब आपका जो जवाब बनेगा वो आपका ये हो जाएगा कि ला प्रत्यय होता है कर्ता कारकी होता है। मतलब इसे देखो, क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। जैसे गमला, गमला हो गया, शीतला हो गया, अगला हो गया, मंझला हो गया, पिछला हो गया, ऐसे शब्द आपके निर्मित होते हैं, इससे बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए यहां पर बताइए अमृत का विलोम क्या है, और यही प्रश्न आपका आज के लिए अंतिम होगा, ठीक है ना। और अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। सभी का वहां पर इंतजार।